उस आदमी ने दीक्षा को रुकने का इशारा किया। कदीर ने दीक्षा रोक लिया। मैं आपको सिर्फ अचरे मोड़ तक ले जा सकता हूँ मियाँ जी, कदीर ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा। मेरा रिक्शा ठीक नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। मोड़ तक ही ले चलो भाई, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, उस आदमी ने कहा। पहले उसने खातून को बिठाया, फिर खुद बैठ गया। कदीर रिक्शे को आहिस्ता आहिस्ता चलाता रहा। पिछली सीट पर बैठे हुआ आदमी किसी कदर आगे झुका हुआ था और मुसलसल बारिश और बिजली का रोना रो रहा था। बोर्ड पर कदीर ने रिक्शा रोक लिया। कितने पैसे दूं भाई, उस आदमी ने रिक्शे से उतरकर पूछा। रहने दे मियाँ जी, इस तरफ तो आ ही रहा था, आपसे क्या पैसे लेने, कदीर ने जवाब दिया। वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बीवी के साथ एक तरफ हो गया। वहां खड़े हुए कई लोग रिक्शे की तरफ बढ़े, लेकिन कदीर दफी में सारी लाता हुआ रिक्शे को आगे निकाल ले गया। जब वो बढ़ पहुंचा तो पप्पू और दफी उस कमरे का फर्श साफ कर चुके थे जहां उन दोनों को कत्ल किया गया था। वो दोनों दूसरे कमरे में थे जहां तारा फर्श पर बंधा हुआ पड़ा था। कहां पैर की लाशें, जफरी ने पूछा। हाजी की कोठे के बिल्कुल करीब साथ वाली गली में, कदीर ने जवाब दिया। अगर बिजली आंधी तो रात ही को उन लाशों का पता चल जाएगा, वरना सुबह हाजी को शायद सबसे पहले इन लाशों के बारे में खबर हो जाए। बहुत अच्छा किया तुमने, जफरी मुस्कुराया। हाजी को ऐसी खबरें मिलती रहनी चाहिए। अब इसका क्या करना है जफरी, कदीर ने तारा की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी पता कर लेते हैं कि इसका क्या करना है, जफरी ने कहा। फिर पप्पू की तरफ देखते हुए बोला, तुम इसे उठाकर दूसरे कमरे में डाल आओ, मैं जरा शारिक बाबू से बात कर लूं। पप्पू ने उठकर रस्सियों में बंधे हुए तारा को इस तरह कंधे पर लाद लिया जैसे वो कोई बोरी हो। दूसरे कमरे में ले जाकर उसने तारा को बोरी की तरह फर्श पर पटक दिया। तारा एकदम चीख उठा। पप्पू ने चिलंगा सी चारपाई पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर उसके मुंह में फौंस दिया और वापिस आ गया। उस वक्त जफरी फोन का रिसीवर उठाए नंबर मिला रहा था। जफरी रिसीवर से कान लगाए बैठा था। घंटी बज रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उसने क्रैडल टैप किया और दोबारा नंबर मिलाया। इस मरतबा चौथी घंटी पर कॉल रिसीव कर ली गई। आवाज शारिक की थी। मैं जफरी बोल रहा हूँ शारिक बाबू। जफरी ने उसकी आवाज सुनते हुए था। यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है, इसलिए मैंने फोन किया है। बहुत देर से ट्राई कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। यहाँ बिजली नहीं, हम बाहर बैठे हुए थे। शारिक की आवाज सुनाई दी। कैसी इमरजेंसी, क्या हुआ? हाजी ने 2 बंदे मारे गए हैं, जफरी ने कहा और फिर उसे तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, उन दोनों लाशों को हमने ठिकाने लगा दिया है, बल्कि हाजी की कोठी के करीब फेंक दिया है और तारा हमारे कब्जे में है। अब बताओ हमें क्या करना है? बेटा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से शारिक ने कहा। उसके साथ ही फोन की लाइन बेजान होगी। जफरी ने भी रिसीवर डर दिया। शारिक बाबू यहाँ आ रहा है, उसने पप्पू और कदीर की तरफ देखते हुए कहा। तारा के बारे में फैसला वही करेगा। पप्पू यार, कदीर उसकी तरफ देखते हुए बोला। इस बाल गोड़ ने तो बुरी तरह थका दिया है, चाय तो बनाकर पिला दो यार। हाँ यार, मेरा भी चाय पीने को दिल चाह रहा है, जफरी बोला। फपूट कर कमरे से बाहर निकल गया। तीर की छत वाला एक छोटा सा कमरा बावर्ची खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसने बावर्ची खाने में आकर सबसे पहले मोमबत्ती जलाई, फिर मिट्टी के तेल वाला स्टोव जलाकर चाय बनाने लगा। वो तकरीबन आधे घंटे बाद चाय बनाकर ले आया। उसने एक एक प्याली उन दोनों के सामने रख दी और खुद लेकर बैठ गया। वो चाय के साथ बातें भी करते रहे। अभी उनकी चाय खत्म भी नहीं हुई थी कि बाहर से रिक्शा की आवाज सुनाई दी। कबीर जल्दी से उठकर बाहर चला आया। रिक्शा दरवाजे के सामने खड़ा था। उसका रुख गेट की तरफ था और उसकी रोशनी गेट पर पड़ रही थी। कबीर ने गेट खोल दिया। रिक्शा अंदर आ गया। जब वो गेट बंद करके वापिस मुड़ा तो शारिक रिक्शा बंद करके नीचे उतर चुका था और पिछली सीट पर बैठी हुई समीना और शाहपरी नीचे उतर रही थी। समीना ने इसमें मामूल बुर्का पहन रखा था और शाहपरी ने चादर ओढ़ रखी थी। वो लोग कमरे में आ गए जहाँ 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी रोशनी बहरहाल इतनी थी कि वो एक दूसरे के चेहरे देख सकते थे। कहाँ है वो? शारिक ने कमरे में इधर उधर देखते हुए पूछा। वो दूसरे कमरे में, आओ मेरे साथ, जफरी बोला। वो लोग दूसरे कमरे में आ गए। पप्पू ने उस कमरे में भी मोमबत्तियां जला दी। तारा फर्श पर बंधा पड़ा था। शारिक को देखकर उसके चेहरे पर खौफ के साए फैल गए। इसे खोल दो, शारिक ने कहा। पप्पू ने तारे को खोल दिया और उसके मुंह में टुनसा हुआ कपड़ा भी निकाल दिया। तारा लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, शारिक ने तारा के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं तुम्हारी खैर शर्त मानने को तैयार हूँ शारिक बाबू। तारा खौफ से कांप रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए काम करना चाहता था, लेकिन इन लोगों ने। चटाख, तारा की आवाज तमाचे की आवाज में दब गई। शारिक का तमाचा वाकई ही जोरदार था। तारा के मुंह से चीख निकल गई। मैं कोई कहानी नहीं सुनना चाहता। शारिक के हल्क से बेड़िए की सी हुर्राहट निकली। अगर तुम ये बता दो कि हाजी कहाँ छुपा बैठा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे कुछ नहीं बता शारिक बाबू, तारा अटलाया। वो तुम्हारे खौफ से ठिकाने बदल रहा है। किसी ठिकाने पर एक रात से ज्यादा नहीं रहता। मुझे पता नहीं कि आज वो कहाँ होगा। शारिक कुछ बोलना ही चाहता था कि दूसरे कमरे से टेलीफोन की घंटी की आवाज सुनाई दी। कभी ये जल्दी से दूसरे कमरे में गया और फिर उसे वापस आने में भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। इंस्पेक्टर उस्मान का फोन है। उसने शारिक की तरफ देखते हुए था। मैंने उसे बता दिया कि तुम लोग यहाँ मौजूद हो। वो तुमसे कोई अहम बात करना चाहता है। कोई अहम बात ही होगी, वरना वो इस वक्त फोन ना करता। शारिक कहते हुए फोन वाले कमरे में आ गया और फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। हेलो उस्मान, खैरियत? इस वक्त कैसे फोन किया? कोई खास बात?
हाँ, बहुत ही अहम इतला है। अच्छा वो तुम यहाँ मिल गए। रिसीवर पर इंस्पेक्टर उस्मान की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर पहले तुमने हाजी के 2 आदमियों को कत्ल करके उनकी लाशें हाजी के घर के करीब ही फेंकवाई हैं। उन 2 आदमियों को मैंने या मेरे किसी आदमी ने नहीं बल्कि हाजी के एक आदमी ने कत्ल किया है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? शारिक बोला। इत्तेफाक से मैं उस वक्त हाजी की कोठी में मौजूद था। उस्मान ने कहा। तुम हाजी की कोठी में? शारिक के लहजे में हैरत थी। हाँ, इंस्पेक्टर उस्मान ने कहा। मैं दरअसल हाजी से मिलकर उसे ये तासर देना चाहता था कि मैंने उसके खिलाफ जो कुछ किया था वो मेरी गलती थी। माफी तराफी से मामला खत्म हो जाए तो बेहतर है। इसके अलावा कुछ सुनगुन भी लेना थी। मैं हाजी से बातें कर रहा था कि उन लाशों के बारे में इतला मिली जो एक गली के 2 जेर तामीर मकानों में फेंकी गई थी। हाजी के गनमैन ने एक रिक्शे को उस गली से निकलते हुए देखा था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। हाजी के उसी गनमैन का कहना है कि शाम 8 बजे के करीब ताराकोठी से 2 आदमी को साथ ले गया था। उसमें कुछ बताया नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। बाद में जब उन दोनों की लाशें मिली तो भाग दौड़ शुरू हुई। मोड़ पर हलवाई के एक मुलाजिम लड़के ने इंकिशाफ दिया कि तारा ने उसे किसी आदमी के पीछे भेजा था जो उसके घर का पता मालूम करके आया था। हाजी को सारी रिपोर्ट मिल चुकी है। वो लड़का भी इस वक्त हाजी के पास है। वो हाजी को शुबा ही नहीं बल्कि यकीन है कि तुम खुद भी वहाँ मौजूद हो। हाजी के आदमी वहाँ पहुंचने वाले हैं। वो लड़का भी उनके साथ है जो तुम्हारे उस ठिकाने की निशानदेही करेगा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? शारिक ने उसके खामोश होने पर पूछा। हाजी की कोठी से तकरीबन 1 फरलांग दूर अपने एक दोस्त के मकान से, उस्मान ने जवाब दिया। उस वक्त हाजी अपने आदमी को जमा कर रहा था। मैं वहां से आ गया था ताकि किसी तरह तुम्हें इतला दे सकूं। शुक्रिया उस्मान, शारिक बोला। क्या हाजी सब कोठी में मौजूद है? हाँ, वो कोठी ही में है, उस्मान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं बाद में किसी वक्त तुमसे राब्ता करूंगा, शारिक ने कहते हुए फोन बंद कर दिया और दूसरे कमरे में आकर अपने साथियों को सूरतियाल से आगाह करने लगा। शारिक बाऊ, जफरी ने कहा, तुम समीना बीबी और शाह परी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हम इन लोगों से निमट लेंगे। अगर उनकी तादाद ज्यादा हुई तो? शारिक बोला। तुम इसकी फिक्र मत करो। वो पूरी फौज भी लेकर आए ना तो हम पर काबू नहीं पा सकेंगे, जफरी ने कहा। बस तुम इन दोनों को लेकर निकल जाओ। ठीक है, अगर यहाँ से निकल सको तो गुलबर्ग आ जाना। शारिक ने गुलबर्ग वाली कोठी का पता समझा दिया। उसने अचानक ही करीब खड़े हुए तारा की कनपटी पर जोरदार घुमसा मार दिया। वो कराता हुआ नीचे गिरा। वो एक ही घुमसे में बेहोश हो गया था। जफरी और कदीर ने बेहोश तारा को उठाकर रिक्शे की पिछली सीट पर बिठा दिया। शमीना और शाह परी उसके दाएं बाएं बैठ गई। सीट छोटी थी लेकिन उन्होंने अपने आप को किसी तरह एडजस्ट कर ही लिया था। वो दोनों तारा को लेकर दरमियान में इस तरह बैठी थी जैसे वो बीमार हो। शारिद ने अपनी सीट पर बैठकर रिक्शा स्टार्ट कर दिया। कदीर ने जल्दी से गेट खोल दिया। शारिद ने रिक्शा गेट से निकालकर गली में दाईं तरफ मोड़ दिया। वो मेन रोड पर आने की बजाय गलियों में निकलना चाहता था। शारिद का रिक्शा कुछ आगे जाकर दाईं तरफ एक गली में मुड़ा ही था कि मेन रोड से एक कार उस गली में दाखिल हुई। उस कार में 5 आदमी थे। एक स्टीयरिंग के सामने, दूसरा उसके साथ वाली सीट पर और 3 आदमी पीछे बैठे हुए थे। ये हाजी के गुर्गे थे और इन सब के पास क्लाशनकोव राइफल थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने अपने आदमियों को इशारा किया। वो लोग कार से उतर गए। ड्राइवर ने कार कुछ आगे जाकर रोक ली और इंजन बंद करके नीचे उतर आया। उसके हाथ में भी क्लाशनकोव राइफल थी। गली में गहरी तारीकी थी। उनमें से एक ने अपने साथियों को इशारा किया और खुद मकान की दीवार पर चढ़ गया। वो दीवार पर अभी पूरी तरह संभल भी ना सका था कि मकान के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। कई गोलियां उस शख्स को लगी और वो चीखता वो गली में गिर गया। वो कीचड़ में बुरी तरह तड़प रहा था। उसके बाकी साथी इधर उधर फैल गए। दूसरे मकान की दीवार भी आते की तरह थी। 2 आदमी उस दीवार पर चढ़ गए। अंदर से फिर फायरिंग शुरू हुई। उनमें से एक चीखता हुआ दीवार से गिर गया। उसका जिस्म छिलनी हो गया था। जफरी, पप्पू, कदीर ने अपनी पोजीशनें संभाल रखी थी। उन्होंने हमला आवरों पर गोलियों की बारिश कर दी थी। इसी दौरान हमलावर अगरचे ढेर हो चुके थे लेकिन बाकी 3 आदमियों ने पोजीशनें लेकर फायरिंग शुरू कर दी थी। तकरीबन 10 मिनट तक दोनों तरफ से शरीर फायरिंग होती रही। फिर जफरी अपनी कमीनगाह से निकलकर आगे वाले मकान की छत पर कूद गया और दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्दगी से गली में आ गया। चांद आगे वो कार खड़ी थी जिस पर हमला आवर आए थे। जफरी उस कार की आड़ लेता हुआ सामने वाले मकान की दीवार पर चढ़कर अंदर कूद गया। हमलावर सामने वाले मकान की छत से फायरिंग कर रहे थे। जफरी ने उनसे निमटने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी। वो मकान का सीन अबूर करते हुए सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर आ गया और मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। कदीर के मकान के ऐन सामने वाले मकान की छत पर 2 हमलावर नजर आ गए। वो मुंडीर की आड़ से कदीर के मकान पर फायरिंग कर रहे थे। जफरी एहतियात से चलता हुआ ऐसी जगह पर आ गया जहां से वो उन दोनों को जद पर ले सकता था। वो तीसरे की तलाश में था जो अभी तक उसकी नजरों में नहीं आया था। जफरी बड़ी एहतियात से चल रहा था। छत पर तेल या घी का एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था। जफरी के पैर की ठोकर लगने से वो डिब्बा पुरशोर आवाज के साथ लड़खड़ाता हुआ दूर तक चला गया। डिब्बे की कड़कड़ाहट की आवाज सुनकर फायरिंग करने वाले दोनों आदमी चौंके थे। वो दोनों बड़ी तेजी से पीछे बुढ़े, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई कर सकते, जफरी की राइफल का दाना खुल गया। बोरियों ने उन दोनों को चिलनी कर दिया था।
तीसरा हमलावर जो जफरी की नजरों में नहीं आ सका था, चंद गज आगे एक दीवार की आड़ में खड़ा था। उसे दीवार की आड़ से निकलकर जफरी पर फायरिंग शुरू कर दी। जफरी बड़ी फुर्ती से नीचे गिर गया। लादादाद गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। अगर उसे नीचे गिरने में एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो ये सारी गोलियां उसके जिस्म में फैवस्त हो जाती। नीचे गिरने के साथ ही उसने राइफल का ट्रैगर भी दबा दिया। हमलावर दीवार के करीब खड़ा था। जफरी की राइफल से निकलने वाली गोलियां उसके जिस्म में फैवस्त हो गई और वह चीखता हुआ ढेर हो गया। जफरी ने उंगली ट्राइगर से हटा ली। दूसरी तरफ कदीर और पप्पू ने भी फायरिंग रोक दी थी। फिदा पर एकदम सन्नाटा तारी हो गया। जफरी छत पर लेटा रहा। कई सेकंड गुजर गए। सन्नाटा फिर भी कायम था। वो अपनी जगह से उठकर आगे आ गया। उसने वो तीनों लाशें देख ली। वो इधर उधर देखता हुआ मोहतात अंदाज में आगे चलता रहा, लेकिन किसी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ। उसे समझने में देर न लगी कि तमाम के तमाम हमलावर खत्म हो चुके हैं। और ठीक उसी वक्त दूर कहीं से पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दी। हाजी के आदमियों ने यह हमला तयशुदा प्रोग्राम के तहत किया था और ऐन मुमकिन है हाजी ने पुलिस को भी बता दिया हो कि शारिक ने उसके साथी कहाँ छुपे हुए हैं और यकीनन पुलिस इसी तरफ आ रही थी। कदीर, पप्पू, जफरी चीखा, दुकान से बाहर निकलो, जल्दी करो। वो खुद भी सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ नीचे आ गया और फिर दीवार फांद कर गली में पहुंच गया। उसी वक्त कदीर और पप्पू भी अपने मकान से बाहर आ गए। उस तरफ वूर की कार खड़ी है। जफरी चीखता हुआ कार की तरफ दौड़ा। वो दोनों भी उसी तरफ दौड़े थे। पप्पू का पैर कीचड़ में फिसल गया और वो धड़ाम से पुश्त के बल नीचे गिरा। करीम ने सहारा देकर उसे उठाया। इसी दौरान जफरी कार के करीब पहुंच चुका था। कार की इग्निशन में चाबी मौजूद थी। जफरी ने बैठकर इंजन स्टार्ट किया और ठीक उसी वक्त पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई गली में दाखिल हुई। कदीर और पप्पू भी अपनी अपनी तरफ के दरवाजे खोलकर कार में बैठ चुके थे। कीचड़ और पानी की वजह से गली में दाखिल होती हुई पुलिस की गाड़ी की रफ्तार कम थी। पुलिस वालों ने उन्हें देख लिया था। उन्होंने फौरन ही फायर खोल दिया। एक दो गोलियां कार की डिक्की में लगी और एक गोली पिछली विंड स्क्रीन को तोड़कर अभी विंड स्क्रीन तोड़ती हुई निकल गई। वो तीनों बड़ी फुर्ती से नीचे झुक गए। पप्पू ने अपनी पोजीशन बदलकर राइफल खिड़की से बाहर निकाली और उसका रुख पीछे की तरफ करके फायर खोल दिया। उसकी कोई गोली इधर से पुलिस वैन को नहीं लगी थी, लेकिन पुलिस वैन रुक गई। वो लोग गालिबन अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जफरी ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और चंद कदम आगे जाकर उसे एक और गली में मोड़ दिया। वो भी शारिक की तरह गली हुई गलियों में निकल जाना चाहता था। शारिक नीचे को गली हुई गलियों में घुमाता हुआ मेन रोड पर निकल आया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। बारिश की वजह से भी ट्रैफिक कम हो गया था। बहुत से लोग बारिश में अपनी गाड़ियां बाहर निकालना पसंद नहीं करते। समीना और शाहपरी ने बेहोश तारों को अपने दरमियान दबोच रखा था। उन दोनों ने अपने चेहरे नकाबों में छुपा रखे थे। जब वो दोनों चारे के साथ कोठी से निकली थी तो दोनों ने एहतियातन पिस्तौल अपने अपने लिबास में छुपा लिए थे। इनका ख्याल था कि शायद किसी मौके पर इनकी जरूरत पड़ जाए। शारिक ने भी अपना पिस्तौल शर्ट के नीचे छुपा रखा था, लेकिन अभी तक उन्हें असला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। कदीर के डेरे पर जो सूरत सामने आई थी उसके पीछे नजर शारिक ने तारा को लेकर वहां से निकल जाना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि वह तारा से आजी के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर सकता था। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ था कि इंस्पेक्टर उस्मान उन्हें बड़े वक्त खतरे से आगाह कर दिया था। अगर उस्मान से उन्हें इतला ना मिलती तो वो बेखबरी में घेर लिए जाते और ये भी मुमकिन था कि उनकी जिंदगी की आखिरी रात होती। शारिक को तफरीक वगैरह की ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो लोग होशियार हो चुके थे और हमलावरों का मुकाबला करने के लिए यकीनन तैयार होंगे। दैर वाले मोड़ पर शारिक को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ पुलिस ने उन्हें रोका था, लेकिन 2 औरतों उनके साथ एक बीमार आदमी को देखकर पुलिस ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी थी। लेकिन तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद शारिक को एक बार फिर रिक्शे की रफ्तार कम करनी पड़ी। ये सड़क बिल्कुल सुनसान और तारीकी में डूबी हुई थी। रिक्शे के हेडलैम्प्स की रोशनी में 3 पुलिस वाले सड़क के ऐन वस्त में खड़े नजर आए। मालूम होता है आज कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। शारिक ने पीछे गर्दन घुमाकर कहा और पुलिस वालों के करीब रिक्शा रोक लिया। क्या बात है सर जी, आज कुछ ज्यादा ही चेकिंग हो रही है। शारिक पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोला और दूसरे ही लम्हे वो चौंक गया। उन 3 पुलिस वालों में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था और 2 कांस्टेबल। शारिक ने एएसआई को पहचान दिया था। ये वही नौजवान पुलिस ऑफिसर था जिसने उस रात कसूर की तरफ जाते हुए उन्हें चेक किया था। वो शारिक उसे आजी के नाम की धमकी देकर निकल गया था। शहर के लोग कुछ ज्यादा ही खुद मुख्तार हो गए हैं, एक दूसरे को मार मार कर सड़कों पर फेंक रहे हैं। एक कांस्टेबल ने कहा और पिछली सीट की तरफ देखते हुए बोला, आप लोग कौन है बीबी, और ये आदमी बेहोश क्यों है? ये मेरा भैया जी बीमार है, इसे दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो गया है, डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। समीना ने जवाब दिया।